हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि कैसे फैराडे और हेनरी इन दोनों साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना दिया और इसके बेसिस पे हम आज कितने सारे अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है इसको यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने वो कौन से एक्सपेरिमेंट थे जो इन्होंने किए और जिसके बेसिस पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना को इन्होंने स्टेबलाइज किया। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कॉइल है और कॉइल को इसमें बोला है कि कॉइल मतलब जब भी हम कॉइल की बात करेंगे तो एक कंडक्टिंग मटेरियल होगा, कंडक्टिंग वायर होगा, जिसमें क्या होगा, इंसुलेशन होगा। ये हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉइल है और एक कॉइल किससे कनेक्टेड है, विद अ गैल्वेनोमीटर। आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम डिफ्लेक्शन से ये पता लगाएंगे कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। यानी कि ऐसा डिवाइस जैसे हम प्रीवियसली देख चुके हैं, मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हमने उसका कंस्ट्रक्शन भी किया था कि जिससे ऐसा डिवाइस जिससे हमें करंट का प्रेजेंस पता चल जाएगा, उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। तो इस कॉइल को हमने किससे कनेक्ट किया है? गैल्वेनोमीटर से। और एक बार मैग्नेट है यहाँ पर। तो जब फैराडे ने क्या किया, इस बार मैग्नेट को मूव किया, ठीक है, इस कॉइल की तरफ मूव किया, तब क्या होगा, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। डिफ्लेक्शन शो हुआ यानी कि इसमें करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने क्या किया, जब इस मैग्नेट को रिवर्स डायरेक्शन में, इससे पहले जब उन्होंने मैग्नेट को इस डायरेक्शन में मूव किया तो करंट का डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में आया। सपोज करंट का डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। और जब उन्होंने क्या किया, इस रिफ्लेक्शन मैग्नेट को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूर ले गए इस कॉइल से, तब जो डिफ्लेक्शन आया इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जब मैग्नेट मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है एक डायरेक्शन में, लेकिन उसके रिलेटेड उससे ऑपोजिट जब हम मैग्नेट को इस कॉइल से दूर मूव कर रहे हैं तो करंट तब भी इंड्यूस हो रहा है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके अलावा जो उन्होंने क्या किया कि अब मैग्नेट को स्टेशनरी रहने दिया, लेकिन ये कॉइल है इसको मूव किया, ठीक है। अगेन इसको जब मूव किया टूवर्ड्स द मैग्नेट तब भी डिफ्लेक्शन आया एक डायरेक्शन में, और जब अवे मूव किया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया। इसके अलावा ये भी उन्होंने नोटिस किया कि जब हम मैग्नेट को या फिर कॉइल को, इन दोनों को जितनी स्पीड से हम मूव कर रहे हैं तो करंट का डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंडेड है? रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। तो इस लाइन को मैं पढ़ता हूँ। इट शोज दैट इट इज़ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। तो रिलेटिव मोशन मतलब इनमें मोशन होना चाहिए, चाहे कोई हम किसी को भी मूव करें, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मैग्नेट और कॉइल के बीच में, और जिससे क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, जिसे हम इंड्यूस करंट बोलते हैं इस कॉइल में। अब जो दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अगर आप इस सेटअप को देखोगे तो ये रहा। तो पहला कॉइल तो सेम वैसे ही C1 गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और दूसरे कॉइल में क्या है, दूसरे कॉइल को भी हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है विद अ बैटरी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। और अब करंट हमें पता है, चैप्टर 4 में हम देख चुके हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इसमें, ठीक है। एज अ सॉलिनॉइड बिहेव करेगा ये कॉइल, ठीक है। तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करेगा। तो ये जो बार मैग्नेट था उसका प्लेस इसने ले लिया, इस कॉइल ने, C2 कॉइल ने, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज इसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं। अब अगेन इसमें जब रिलेटिव मोशन होगा, मतलब चाहे हम इसको मूव कराएं चाहे इसको मूव कराएं, इन दोनों के बीच में, दोनों ही केस में क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। और एक तरफ मूव कराने मतलब इसको इस तरफ मूव कराया तो
एक तरफ डिफ्लेक्शन आएगा करंट का, अगर इसको ऑपोजिट कराया तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आएगा। ये भी आया, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही है। और इसका कंक्लूजन जो क्या है, अगेन इट इज़ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल दैट इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें यहाँ तक इतनी बात समझ में आई कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा किसके बीच में, कॉइल्स के बीच में या फिर मैग्नेट और कॉइल के बीच में, यानी कि एक बड़ा कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा था, तो जब भी ये लाइंस में चेंज आएगा ना, जैसे ये जब मूव करेंगे तो क्या होगा, ये जो लाइंस पास हो रही है, जैसे अभी सपोज 10 लाइन पास हो रही है यहाँ से, जब मैं इसको पास लेके आऊँगा तो हो सकता है 20 लाइन पास हो। समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नंबर ऑफ फ्लक्स में चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आया है ना, उसकी इंटेंसिटी में चेंज आया मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसी की चेंज की वजह से क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने तो रिलेटिव मोशन भी नहीं कराया, तब भी हम करंट इंड्यूस कर पाएंगे। तो पहला सेटअप वैसे ही है C1। और C2 में क्या किया, फिर से अगेन इस बैटरी से कनेक्ट किया है, बस इस बार क्या किया, यहाँ पर टैपिंग की लगा दी है। मतलब जब हम इसको टैप कराएंगे तभी करंट फ्लो करेगा। तो वो क्या ऑब्जर्व करता है फैराडे, कि जब इसको क्या किया, जब ये टैप नहीं होगी, मतलब इसमें सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, तो कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस टैपिंग की को टच कराया, मतलब टैप कराया, सर्किट कंप्लीट हुआ, जस्ट फॉर अ मोमेंट, इस बात को ध्यान रखना, उस मोमेंट पे जिस सेकंड में उन्होंने टच कराया, ठीक है, तब डिफ्लेक्शन देखा, उसके बाद फिर ये डिफ्लेक्शन नहीं आया, फॉर द मोमेंट। तो इस बात को हम समझ सकते हैं। और अगेन, और जैसे इन्होंने स्टेपिंग की को इसमें टच करा के रखा, मतलब करंट फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली, तब कोई मूवमेंट नहीं है, बट जस्ट एट द मोमेंट जब टच कराया तब इसमें क्या है, तब इसमें डिफ्लेक्शन आया करंट में। और इसके साथ ही साथ जब इन्होंने स्टेपिंग की को, जब इसमें टच है और इसको रिमूव कर दिया, उस मोमेंट पे भी क्या हुआ, उस मोमेंट पे भी एक करंट इंड्यूस हुआ। यानी कि क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम, कि अब देखो, जब हमने इसे टच कराया तो क्या हुआ होगा, तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हुआ है ना। करंट जब फ्लो नहीं हो रहा तब मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, लेकिन जैसे हमने करंट इंड्यूस, इसमें से करंट फ्लो कराया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड आई, मतलब जीरो से कुछ वैल्यू आई मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में, जैसे कि अभी मैं मानता हूँ जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जीरो, कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ होगी। लेकिन जैसे ही मोमेंटरी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराऊंगा, जब करंट फ्लो कराऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज कितनी हो गई, 20 मैग्नेटिक फील्ड एकदम इंड्यूस हो गई, प्रोड्यूस हो गई। तो 0 से 20 तो चेंज आया ना मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी चेंज आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड को तो रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आया, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या हुआ, इसमें करंट इंड्यूस हुआ, बट फॉर अ मोमेंट। लेकिन अगेन अब देखो, जब करंट स्टार्ट हो गया फ्लो होना, अब करंट फ्लो है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इतना रहा 20, तो करंट अब उतना ही फ्लो हो रहा। क्या ये करंट में चेंज आ रहा, नहीं, करंट में चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, चेंज नहीं आएगा। अब यानी कि हम क्या समझते हैं, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तभी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक करंट इंड्यूस हो रहा है। यानी कि हमें क्या बात समझ में आई, करंट कब इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ही करंट इंड्यूस करेगी। तो ये हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इन तीनों एक्सपेरिमेंट से। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।